नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है और उस पर डिटेल वीडियो हमने आपको दे दिया है। कुछ ज़रूरी सवाल आपके जिनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस आरआरबी में कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए है, यानी कैटेगरी वाइज हम आपको सीटें बताने वाले हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट सवाल, एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अप्रेंटिसशिप कहाँ की लागू होगी, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये कुछ ज़रूरी सवाल है जिनके हम आंसर्स इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर जब भी कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले वही प्रोवाइड करवाते हैं। फास्टेस्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर हमारे साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। आइए एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले तो देखो, अप्रेंटिसशिप का सवाल पूछा जा रहा है। माय डियर, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं तो केवल उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अदर किसी डिपार्टमेंट से आपने अगर अप्रेंटिसशिप की है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसको इन्होंने सीसी जो कोर्स कंप्लीटेड विद अप्रेंटिसशिप एक्ट के नाम से बोला है, ठीक है ना। कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप एक्ट बोल दो, CCAA के नाम से है। तो ये केवल और केवल रेलवे वालों को ही है। जैसे आपने किसी और डिपार्टमेंट से की है तो आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी 22 फरवरी 2025 तक कैलकुलेशन की जाएगी, ये ध्यान रखना। जितनी भी योग्यता है आपकी उनकी गणना, यानी 22 फरवरी 2025 के दिन आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना, रिजल्ट जिनका नहीं आया वो नहीं भर सकते। कंप्लीटली लिखा हुआ है, रिजल्ट अवेटेड शुड नॉट अप्लाई। यानी अगर आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे 10वीं का रिजल्ट या ITI का रिजल्ट या अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट, देन आपको अप्लाई नहीं करना है। आप नॉर्मल कोटे से अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी ने ITI का एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया तो आप 10वीं बेस पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे किसी के अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट नहीं आया तो आप ITI बेस पर अप्लाई कर दीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई बेनिफिट अलग से आपको ITI या 10th में मिल रहा है क्या, और ये चीज़ शायद रेलवे को बहुत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि एक 10th पास से आप टेक्निकल का काम कैसे लेंगे, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा, और शायद मेरे तो समझ में आएगा भी नहीं, और ये रेलवे को भी समझ में नहीं आएगा। भाई साहब, पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। मैं एक ही नाम दे देता हूँ, हालांकि आप डीजल का ले लो, मैकेनिकल का, जो और भी नाम है। लेकिन एक बात बताइए, अब इलेक्ट्रिकल में आपको यही नहीं पता होगा कि करंट AC/DC क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो उस बच्चे से आप काम कैसे लेंगे, उस कर्मचारी से काम कैसे लेंगे। खैर, ये रेलवे की चिंता है, क्योंकि यहाँ 10th वाले आ जाएंगे कि आप बड़े हितैषी बन रहे हो, और जो भी है। खैर, हम IT वालों के हिसाब से पक्ष तो रखते हैं। तो आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, अगर रिजल्ट नहीं आया तो नहीं भर सकेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एज की कैलकुलेशन है ना, वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होगी। क्वालिफ़िकेशन की फरवरी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग हो रही है, और एज की क्वालिफिकेशन जो कैलकुलेशन है वो स्टार्टिंग दिन से ही हो रही है। ठीक, सवाल आता है एक से अधिक आवेदन के लिए, तो माय डियर आपको केवल एक ही आवेदन करने की अनुमति है, वो भी एक ही RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोल दो या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बोल दो। यानी एक RRB चुन लिया तो उसमें भी एक ही फॉर्म भरना है। ऐसे नहीं कि एक RRB में आप एक से ज़्यादा भर सकते हैं, या ऐसे नहीं कि 2 RRB में 2 फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, इस नोटिफिकेशन के तहत, पूरे नोटिफिकेशन के तहत केवल एक फॉर्म आप भर सकते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, सारे 68 पेज है, एक एक लाइन पढ़ पढ़ करके आया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम कितने होंगे, तो CBT केवल एक ही होगा, ये ध्यान रखना।
एक से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं है, यानी मल्टी स्टेज एग्ज़ाम नहीं है। लाइक लोको पायलट में CBT 1 और CBT 2 है, वैसे यहाँ नहीं है। लेकिन शिफ्ट एक से ज़्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखना है। ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, और कैंडिडेट्स तो भाई 1 करोड़ मानकर चलना, ठीक है ना। तो शिफ्ट एक से अधिक होगी, एक से अधिक शिफ्ट होगी तो फिर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब नॉर्मलाइजेशन से मैं कभी सहमत नहीं हुआ, है ना। आप क्या मानते हैं कमेंट ज़रूर करना। मैं नहीं मानता कि नॉर्मलाइजेशन से कभी न्याय होता है। क्या नॉर्मलाइजेशन से आप 2 बच्चों को बराबर कर देते हैं? ये मैं नहीं मानता कि दोनों वास्तव में बराबर हो गए। मैं बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हूँ, होना ही नहीं चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, आप बच्चों से फॉर्म की फ़ीस ले रहे हैं, एग्ज़ाम की फ़ीस ले रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सब बच्चों से एक जैसा पेपर लिया जाए। नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े सेंटर है भाई, करवा लो ना एक दिन में एग्ज़ाम, कौन मना करता है आपको। कितने बड़े हैं। आज मैं अगर राजस्थान में ही बात करूं तो राजस्थान में आपको 100 ऐसे सिटी मिल जाएंगे जहां कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था हो सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो रेलवे चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन फिर बता रहा हूं एक पेपर ही होगा, लेकिन एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा, और शिफ्ट एक से ज़्यादा होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरी इन बातों से शायद सहमत भी नहीं होंगे। आपका क्या मानना है नॉर्मलाइजेशन पे, वो ज़रूर बताइएगा। फिजिकल टेस्ट बोल दो या प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसे, शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो इसके लिए 3 गुना बुलाएंगे। यानी अगर 100 सीट है तो 300 बच्चों को बुलाएंगे, ठीक। और फिजिकल में क्या क्या है वो बात कर ही चुके हैं। हाँ, CBT एग्ज़ाम की एक ज़रूरी बात और रह गई। CBT एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना, ठीक। इसलिए पेपर को सोच समझ करके करना, ठीक है माय डियर। अब आ जाते हैं मेरा क्या विचार है कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखो, मेरा क्लियरली ये मानना है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 4 पार्ट है CBT एग्ज़ाम में, और चारों नॉन टेक वो है जो आप पिछले 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए कोई नया सिलेबस नहीं है ये। हाँ, बात ये है कि ITI वालों की सीटें रिजर्व रहनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए था, 10th की सीट अलग करनी चाहिए थी, ITI की अलग और अप्रेंटिसशिप की अलग, 3 हिस्से कर देते तो शायद ITI वालों के साथ न्याय हो जाता। खैर, अब चलते हैं सीटों की तरफ। तो माय डियर, ये है आपके जोन वाइज वैकेंसी की डिटेल, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और मैं आपको डिटेल भी बताने वाला हूँ। अब पद के हिसाब से वो है तो उस पर मैं एक अलग डिटेल से आपको वीडियो दूंगा, क्योंकि किस में अप्लाई करना चाहिए इस पर बड़ी चर्चा होती है। देखो, पूरे जोन में कहाँ कितनी सीटें हैं, अगर उसको इग्नोर करते हुए मेरा ओपिनियन आप लेना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और वो पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए। मेरे छोटे भाई, मेरा ये मानना है कि आपको अपने रेलवे जोन में अप्लाई करना चाहिए। जैसे अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में NWR उत्तर पश्चिम रेलवे लगता है, आपको उत्तर पश्चिम रेलवे में ही करना चाहिए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद आपको वो चीज़ें दूर लगने लग जाती है, आपको अपनी पोस्ट छोटी लगने लग जाती है, सैलरी कम लगने लग जाती है, घर से दूर रहने वाली प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। सो आपको अपने ही जोन में अप्लाई करना चाहिए, चाहे सीटों की संख्या कम हो या ज़्यादा हो। पहला मेरा ओपिनियन ये है, और मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, सपोर्ट बदले में एक लाइक मांगते हैं यार, करके जाया करो। अब आते हैं कि जी मुझे तो जो होगा देखा जाएगा, नौकरी चाहिए इसलिए मैं तो कहीं भी अप्लाई कर दूंगा, तो आ जाऊँ। जैसे देखो, सबसे कम सीटें हुबली में है, मात्र 503 सीटें, और सबसे ज़्यादा दिल्ली में है 4785 सीटें। ठीक है, अब किसी को लग रहा हो कि यहाँ दिल्ली तो नॉर्मली ऐसी नौकरी कर लेंगे तो फिर कर दो अप्लाई, लेकिन ध्यान रखना दिल्ली में NR रेलवे लगता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ जितने भी है ना वहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, ये पूरा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं भुवनेश्वर की बात करूँ तो 964, कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो 1044, हाजीपुर की अगर मैं बात करूँ तो 1251,
अगर बिलासपुर की बात करूं तो 1337 सीटें हैं। गोरखपुर रेलवे की 1370 सीटें हैं। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो 1433 सीटें हैं माय डियर। कम नहीं होती है। आई थिंक आप अगर मेहनत करेंगे तो ठीक ठाक है। पूरे जब राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में वैकेंसी आई थी तो आपने देखा होगा। खैर देखो यहाँ पर अनरिजर्व की है लगभग 800 सीट, 797 सीटें हैं। एससी की है 191, एसटी की 77, 217 है ओबीसी की और 151 है ईडब्ल्यूएस की। जबलपुर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो 1614 सीट है यहाँ पर। सिकंदराबाद की अगर बात की जाए तो 1642 सीट है यहाँ पर। कोलकाता में ये SER कोलकाता है और ये ER ईस्टर्न रेलवे है। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1817 सीटें हैं। प्रयागराज यूपी वालों 2020 सीटें हैं आपके लिए। कौन कौन है यूपी से ज़रूर बताइएगा। गुवाहाटी यानी असम वालों के लिए 2048, चेन्नई वालों के लिए 2694, 3244 सीटें हैं मुंबई सेंट्रल रेलवे की तरफ से। मुंबई वेस्टर्न रेलवे में है 4600। तो यहाँ देखो, अब कोई ये मत सोच लेना कि मुंबई तो एक ही होगा क्या, नहीं। सेंट्रल रेलवे अलग है, वेस्टर्न रेलवे अलग है। तो ये है टोटल वैकेंसी आपके सामने। अब मैं आपको एक अलग वीडियो और दूंगा जिसमें मेडिकल फिटनेस की बात करेंगे और किस ब्रांच की कितनी सीट है। लाइक हमारे इस चैनल पर, चैनल का नाम ही इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से मैं आपको और बताऊंगा कि किस कैटेगरी की इलेक्ट्रिकल की कितनी है। अनरिजर्व, SC ST, ये पूरी डिटेल ये वाली है ना, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।